Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for unit number 5 जिसका नाम है It's Country for Me. So let's begin. ये चैप्टर एक कैरेक्टर के बारे है जिसका नाम जोएल है और वो 13 years old है कि किस तरीके से उसका इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है जितना भी वो फार्मिंग में काम करता है. उसको फार्मिंग बहुत अच्छी लगती है. हिज होल लाइफ इज़ अबाउट फार्मिंग और वो अपने लेसन्स फार्मिंग के बारे जो सीखता है बहुत सीरियस होके और विजिलेंस के साथ सीखता है. सो लेट्स बिगिन. स्टोरी स्टार्ट होती है. टाइम मेंशन किया जाता है कि 11:15 बज रहे होते हैं रात के और जोएल की मदर घर आती है और जोएल को आवाज़ देती है कि क्या तुम आके लैम्बी को फीड कर दोगे. लैम्बी एक लैम्प होता है जो उनके बार्न में उन्होंने रखा होता है. वैसे तो वो ही फीड करती होती है लैम्बी को, लेकिन वो एक मीटिंग से आई होती है और वो नहीं चाहती कि उसने जो अच्छे कपड़े पहने होते हैं वो बार्न में जाके गंदा कर दे. तो जोएल को बुलाती है. जोएल जल्दी से अपने कपड़े बदलता है, ओवरऑल पहन लेता है. ओवरऑल एक गारमेंट को कहते हैं जो डंगरी टाइप होता है, 1 piece गारमेंट होता है. वो पहन के फिर बूट्स पहन लेता है बार्न में जाने के लिए और फिर बार्न में जैसे ही जाता है उसके पास उसका पेट डॉग आता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसको देख के. उसके साथ वो लैम्प की तरफ जाता है और लैम्प को फीड करता है. कुछ ही सेकंड्स में लैम्प जो है वो मिल्क बॉटल जो है पूरा सक करके ख़त्म कर देती है. फिर ये बताया जाता है कि जोएल को फार्मिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है और जोएल को जो अपने बार्न के बारे में नॉलेज होता है उतना नॉलेज उसको खुद के बेडरूम के बारे में भी नहीं होता, क्योंकि जोएल अपने ज़्यादा आवर्स जो है ज़्यादा टाइम बार्न में गुजारता है, फार्मिंग में गुजारता है. फार्मिंग वॉज जोएल्स वर्ल्ड. जोएल हॉलैंड had lived on this 245-acre farm. कब से वो इस फार्म पे रह रहा है? 13 साल से रह रहा है, मतलब he's 13 years old. और जिस फार्म पे ये लोग फार्मिंग कर रहे हैं पूरी फैमिली, ये जोएल के ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये फार्मिंग लैंड खरीदी थी 1860 में और जिस घर में ये लोग रह रहे हैं वो भी उसके ग्रेट ग्रैंडफादर जिसका नाम जेम्स होता है उन्होंने बनाया था. तो 5 generations जो हैं वो इसी फील्ड पर काम कर रही थी, इसी ज़मीन पर काम कर रही थी, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो जिस टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी उसके साथ इस फील्ड पे फार्मिंग कर रहे थे. फिर बात आती है कि इनकी फार्मिंग लैंड थी किधर. फार्मिंग लैंड स्केल्स माउंट के पास थी. स्केल्स माउंट एक छोटा सा टाउन है जिसके अंदर सिर्फ 400 पीपल जो है वो आबाद है. फिर ये टाउन किधर था? ये इलिनोआ के पास था. इलिनोआ एक यूएस की स्टेट है और इसी टाउन के अंदर इलिनोआ का हाईएस्ट पॉइंट भी था. फार्मिंग के लिए तो जो जोएल है वो अपने घर के पास जहाँ छोटे से टाउन में रहता था उसकी फील्ड्स भी वहीं होती थी, वहीं फार्मिंग करता था. लेकिन जब उसे पढ़ने जाना होता था तो उसका स्कूल जो है वो स्केल्स माउंट में था. वो वहाँ पे बचपन से पढ़ रहा था और वहाँ पे 235 अदर ग्रेट स्टूडेंट्स भी थे जिनको जोएल बहुत अच्छे से जानता था. उनसे अच्छी सलाम दुआ थी जिसमें ही यूज्ड टू टेक प्राइड कि मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स जो भी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं उनका अच्छे से पता है. मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ जो टीवी में आते हैं जिनको दूसरे स्टूडेंट्स का पता ही नहीं होता है. अब जो जोएल ने है 8th ग्रेड से प्रमोट होके 9th में जाना था, लेकिन उसकी जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी थी. वो बचपन से लेके अब तक उन्हीं सेम स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा था. जोएल जो है फार्मिंग के साथ वो एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था, इंटेलिजेंट भी था और मोस्टली वो सारे सब्जेक्ट्स में A ग्रेड या B ग्रेड लाता होता था, लेकिन वो कभी इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करता था. वो रिलेक्टेंट होता था कि अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को इस तरीके से शो ऑफ करे. सारे सब्जेक्ट्स में वो इंटरेस्ट लेता था एक्सेप्ट इंग्लिश और सबके बारे बताता भी है कि हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम HCl से चॉक पीसेस को ब्लो अप कर रहे हैं एट्सेट्रा. लेकिन जब बस उसको अपने फील्ड पर ड्रॉप करती थी तो वो एक एवरेज टीनेजर से फिर से फार्मिंग जोन में चला जाता था, फार्मिंग मोड में चला जाता था. जैसे वो अपने जूते चेंज करता था फ्रॉम स्नीकर्स टू बूट्स तो फिर वो एक एवरेज टीनेजर नहीं रहता था. वो दोबारा से फार्मिंग के कामों में लग जाता था. वो बूट्स क्यों पहनता था? क्योंकि बाढ़ में बहुत ज़्यादा मड होता है. वो उससे अपने कपड़ों को बचाने के लिए और जूतों को बचाने के लिए बूट्स पहनता था. और फिर ये एक बूट वर्क भी होता था. बूट वर्क किसे कहते हैं? हार्ड वर्क को. फार्मिंग में जो भी काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डिमांड करते हैं. और बूट्स वो इसलिए भी पहनता था क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम जो है वो फार्मिंग में ही गुजारना होता था, अपनी फील्ड्स पर ही गुजारना होता था. वो ज़्यादातर सीजन्स के सारे टाइम में फार्मिंग कर रहा होता था. वीकेंड पे भी फार्मिंग करता था कुछ आवर्स के लिए. अनलाइक मोस्ट फैमिलीज, फार्म में जो फैमिलीज काम करती हैं उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ पेरेंट्स ही अपने फैमिली को मेंटेन या सस्टेन करने के लिए काम करते हैं. फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं वो मिल के अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए काम करते हैं. हर एक फैमिली का जो लेबर है वो काउंट होता है और एसेंशियल होता है.
हॉलैंड्स ऑपरेटेड अ सेल्फ सफिशिएंट फार्म। उनके खुद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो उनका फार्म था वो काफ़ी था। वहाँ पे वो हर तरह के क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे और उन्होंने लाइफ स्टॉक रखा हुआ था, कैटल रखे हुए थे, फार्म एनिमल्स रखे हुए थे, तो उनको जो भी वो फीड करते थे वो खुद ही अपनी फील्ड पर ग्रो करते थे। और फिर क्या होता था कि वो जो ये एनिमल्स को बड़ा करके आगे बेच देते थे सिटी में, अमेरिका में, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स में इनको खाया जाता है और एज अ स्टेक, और रेस्टोरेंट्स में इनको यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। फिर क्या होता था, वो कुछ अपने हर्ड में फीमेल शीप भी रखते थे सो दैट कि जितने इनके एनिमल्स जाएं उतने वापस भर भी जाए। जो क्रॉप्स होती थी उनको फीड करने के बाद जो बच जाती थी उनको बेच दिया जाता था। दो उनकी जो ज़्यादा इनकम होती थी, आमदनी होती थी, वो जानवरों को बेचकर ही आती थी। फार्मिंग के लिए जब आप फार्मर बनते हो तो फिर बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो आपको मैकेनिक बनना पड़ता है कि अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई है आप खुद से ठीक कर लो। आपको मशीन ऑपरेटर होना है, आपको एग्रीकल्चरलिस्ट होना है कि अगर आपने एक लार्ज स्केल पे कोई क्रॉप को ग्रो करना है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। यू हैव टू बी वेटरिनेरियन डॉक्टर, के अगर आपका कोई जानवर बीमार हो गया है तो आपको उसकी कैसे देखभाल करनी है। देन यू हैव टू हैव अ बिजनेस माइंड, के अगर आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं उनको आप कैसे डील करोगे। एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस फार्म विच इज़ वर्थ $1 मिलियन, तो उसको आपने कैसे देखभाल करनी है। जोल के अंदर ये सारी स्किल्स थी जब भी जोल जो है वो अपने फार्म पे काम कर रहा था, लेकिन अभी भी उसके सीखने के लिए बहुत सारे लेसन्स बचते थे। जोल जो है अपने सारे सिबलिंग्स में सबसे छोटा होता है और जोल और उससे जो बड़ा भाई है मार्टी, जो 16 इयर्स ओल्ड है, वो ही सिर्फ फार्म पे रहते होते हैं। जो उसके दूसरे भाई होते हैं बिल एंड टेरी, उन्होंने साथ का जो नेबरिंग फार्म है वो रेंट पर लिया होता है, लेकिन रोज वो अपनी फैमिली के साथ लंच करने जरूर घर आते होते हैं और अपने डैड की हेल्प भी करते हैं फार्मिंग में। फिर जो है उनके दो दूसरे सिबलिंग होते हैं, कैथी एंड केविन। केविन जो है वो पढ़ने गया हुआ है अपने टाउन से बाहर और इस साल उसने ग्रेजुएट होना होता है शिकागो में। सो यू सी, उन्होंने साथ साथ अपने बच्चों को एजुकेट भी किया होता है। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने सारे बच्चों को ये चांस देते हैं कि वो बाहर जाके अपनी एजुकेशन हासिल करें, और अगर वापस आके उनका इंटरेस्ट फार्मिंग में ही रहता है और वो फार्मिंग ही करना चाहते हैं, दैट्स फाइन फॉर अस एंड फॉर देम टू। फिर बात आती है कैथी की, जो सबसे बड़ी है सिबलिंग्स में। वो अब एक रोमन कैथोलिक नन बन रही है और इस साल वो भी ग्रेजुएट हो जाएगी फ्रॉम ड्यूक, आयोवा। लेकिन जितना भी वो पढ़ रही है वो फार्मिंग को बहुत ज़्यादा मिस करती है, और इसमें उसके पेरेंट्स बताते हैं कि ड्यूरिंग हर एग्जामिनेशन वो कॉल कर रही थी और कह रही थी कि मैं फार्मिंग को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और मैं प्लाउइंग का जो हल चलाते हैं फील्ड में उसको दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर बात आती है कि बिल जो है वो फार्मिंग वर्ल्ड के एडवांटेजेस को डिस्कस करता है, और जो जोएल है उसके पास इतने ज़्यादा नॉलेज होता है क्योंकि जो उससे बड़े सिबलिंग्स हैं उन सब का एक्सपीरियंस होता है फार्मिंग में, तो वो उसको हर किसी से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बिल जो है जब वो एडवांटेजेस को मेंशन कर रहा होता है वो कहता है कि फार्मिंग के ये पर्क्स है कि आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, यू आर योर ओन बॉस, और आपके पास इंडिपेंडेंस होता है। तो जब बात आती है वो कहता है कि यू आर योर ओन बॉस, जोएल कहता है कि मेरी जो केस है वो तो ऐसा नहीं है, मेरे तो बहुत ज़्यादा बॉसेस है। उसका डैड पूछता है कि तुम्हारे बॉसेस कौन है, उस पर वो सब की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि आप सब मेरे बॉसेस हो। ऐसा वो क्यों कहता है कि क्योंकि जब वो रोज़ अपने बड़े भाइयों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उनसे रोज़ एक नया लेसन सीख रहा होता है और साथ साथ उनको असिस्ट भी कर रहा होता है। उनकी हेल्प करते करते ही उसने फार्मिंग के बहुत ज़्यादा लेसन सीखे होते हैं। जो यूजुअली यूज्ड टू असिस्ट अदर्स इन फार्मिंग, लेकिन अब वो अपने फार्मिंग लेसन्स इतने ज़्यादा सीरियस होकर ले रहा होता है और अपनी फार्मिंग लेसन्स में ही इतना ज़्यादा टाइम उसका कंज्यूम हो रहा होता है कि अब उसके पास टाइम नहीं होता कि वो दूसरों को असिस्ट करे। If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm. उसकी मदर कहती है कि अगर मुझे जोएल की पर्सनालिटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, it would be enthusiasm, कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है जिसको वो इनडिस्क्रिमिनेटली बिला इम्तियाज़ यूज़ करता है। फिर उसकी मदर जो है कुछ इंस्टेंसेस को मेंशन करती है कि जोएल ने किस तरीके से हार्ड वर्क किया, बड़े से गेट को 8 बार खोला, बंद किया, 8 माइल्स भाग के और चल के कवर किए, 900 जो है ग्रेन सैक उठाए, 4000 पाउंड्स जो है उसने शोवल से डिग किया, एंड देन 2600 कैलोरीज कंज्यूम की।
On weekends and during the summer, Joel worked outdoors anywhere from 8 to 15 hours a day. मतलब summers में वो बहुत ज़्यादा काम करता था और उसने कभी भी काम चोरी नहीं की थी. जो एक सीज़न था जिसमें उसको काम करने का दिल नहीं चाहता था वो स्प्रिंग सीज़न था, क्योंकि स्प्रिंग में स्नो मेल्ट होती थी और बहुत ज़्यादा बारिश होती थी. जब बारिश होती थी जो बार्न में सॉइल होती है वो मड प्रोड्यूस कर देती है और पूरा बार्न जो है वो स्वैम्प यानी दलदल बन जाता था, जो उसको अच्छा नहीं लगता था. उस पर वो काम करना पसंद नहीं करता था. जितना भी वो काम कर ले या एनर्जी लगा ले, वो कुछ एनर्जी अपनी जो है वो स्पोर्ट्स के लिए ज़रूर स्टोर करता था और उसके जो भी स्पोर्ट्स उसको पसंद थे वो आउटडोर ही खेले जाते थे, लाइक स्कीइंग एंड फिशिंग एंड मेनी मोर. फिर जोएल जो है अपना ओपिनियन देता है, कहता है कि अगर मैं दुनिया के किसी भी सिटी में रहूं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे मजबूर हो के किसी सिटी में रहना है, तो मैं अपनी कंट्री साइड को बहुत मिस करूंगा, क्योंकि यहाँ रह के मैं सीजन्स की ट्रांजिशन को देख सकता हूँ. क्योंकि किसी सीज़न में आप कोई क्रॉप ग्रो करते हो, किसी में कोई क्रॉप ग्रो करते हो, सो ड्यू टू दैट फार्मर्स को सीजन्स के ट्रांजिशन को बहुत अच्छे से पता होता है. मैं सिटी में रह के क्रॉप्स को उगते हुए नहीं देख सकूंगा. आई विल मिस दीज थिंग्स. तो वो इतना ज़्यादा कंट्री से अटैच होता है और कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें दुनिया में कोई ऐसी जगह बताओ कि कहाँ रहना है, तो आई ऑलवेज चूज कंट्री साइड. मेरे दिल में कोई विश नहीं है कि मैं सिटी साइड पर जाके रहूं. मैं हमेशा कंट्री साइड पे रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज मिलकर काम करती हैं, आपके पास फ्रीडम होता है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बच्चे सिटी साइड पे रह रहे हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बस वो हमारी तरह जैसे हम पूरी फैमिली मिलकर काम करते हैं वो मिलकर काम नहीं करते. सो इट वुड ऑलवेज बी country for me. So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा. Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then, take care. This is Maha, your English instructor, signing out.